दोस्तों, मार्च महीने की ये आखिरी तैयारी है जो कि पेपर आपका होने वाला है 29 मार्च को। जिनका भी नहीं हुआ है उन सब के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, क्योंकि मार्च में ये लास्ट पेपर है। इसके बाद 2 दिन का गैप है, इसके बाद फिर से अप्रैल में पेपर शुरू हो जाएगा 1 अप्रैल से। तो दोस्तों, ये पूरा सेशन हमने कंप्लीट किया है। टॉप 150 क्वेश्चन किया है हमने यहाँ पे। 150 MCQ आपके लिए लाए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि ऐसे ऐसे टॉपिक से हैं जिसमें हर किसी को डाउट होता है और एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और बार बार गलती होती है। उसी की वजह से लोगों का नंबर जो कम आ रहा है। तो दोस्तों, 29 मार्च को जिनका भी पेपर है फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट में, उन सभी के लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप लास्ट तक वीडियो देखिएगा और हमको बताइएगा, क्योंकि हमने इसमें पर्यावरण से रिलेटेड इतने सारे क्वेश्चन डाले हैं और इसी से रिलेटेड इस समय क्वेश्चन आ रहे हैं। जितना भी हमने एनालिसिस किया तो पर्यावरण प्रबंधन हो गया, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। हालांकि आने के लिए पोषण से भी आता है, गर्भावस्था से भी आता है और योजनाओं से भी आता है, लेकिन अभी जो एग्ज़ाम पैटर्न चल रहा है तो वो जो मैनेजमेंट है उनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। उन सभी क्वेश्चन को, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उन सबको हमने कवर किया है। तो दोस्तों, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके टोटल कितने नंबर सही हुए हैं। और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जिनका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है उन सब के लिए मैं डे बाय डे वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन में आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? मलेरिया, डेंगू, हैजा या चिकुनगुनिया? तो दोस्तों, जो जल जनित रोग होते हैं कौन से होते हैं, अगर आप इसमें से पहचान पाएँ। 2 प्रकार के रोग होते हैं, एक जल जनित होते हैं, एक वेक्टर जनित होते हैं। अगर आप तैयारी किए हैं अच्छे से तो आपको पता होना चाहिए कि जल जनित रोग क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा हैजा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हैजा जो है तो एक जल जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड मुख्य रूप से किसके कारण होता है? बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ या फंगस? किसके कारण होता है टाइफाइड? तो ये होता है दोस्तों बैक्टीरिया के कारण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबिक पैचिस किसके कारण होता है? तो ये होता है दोस्तों एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड का प्रमुख लक्षण क्या होता है? उच्च बुखार, त्वचा पर चकत्ते, जॉन्डिस या पक्षाघात? तो दोस्तों, टाइफाइड का जो मुख्य लक्षण है वो है बुखार, उच्च बुखार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वेक्टर जनित रोग है? हमने आपको बताया था कि रोग 2 प्रकार के होते हैं, एक है जल जनित और दूसरा है वेक्टर जनित। अब जल जनित तो आपने वहाँ पे देख लिया कि हैजा जो था तो वो आपका जल जनित था। अब यहाँ आपको पहचानना है कि वेक्टर जनित रोग कौन सा है, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन जो आ रहे हैं एग्ज़ाम में वो इसी लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। हम जितना भी अभी तक मैंने एनालिसिस किए हैं तो इसी लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं और आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है, कंप्लीट वीडियो देखना है। आप ऐसा मत करिएगा कि आप ये सोचेंगे कि अरे ये क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, इनको तो हम सबको कर लेंगे। ऐसा नहीं है मेरे भाई। एग्ज़ाम हॉल में जैसे ही आप जाओगे तो आप एकदम से कंफ्यूज हो जाओगे कि यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना। तो आपको पूरे ऑप्शन पढ़ने हैं और पूरे ऑप्शन पढ़ने के बाद फिर इसका आंसर देना है, तभी आप इसमें करेक्ट आंसर कर पाएंगे। अदरवाइज आप एग्ज़ाम में डाउट हो जाएंगे और गलत आंसर करके चले आएंगे। सही आंसर मालूम होते हुए भी आप गलत कर जाएंगे, इसलिए आपको पूरे ऑप्शन ज़रूर पढ़ना है। और वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। 150 क्वेश्चन हमने दिए हैं और 150 में आपके टोटल कितने सही होते हैं ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे जो वेक्टर जनित रोग है वो है दोस्तों मलेरिया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकनगुनिया वायरस किसके द्वारा फैलता है? यहाँ पे जो चिकनगुनिया वायरस है तो किसके द्वारा फैलता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा आपके हिसाब से। एनोफिलीज मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर, एडीज मच्छर या टिप्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडीज मच्छर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइलेरिया किस वेक्टर के कारण होता है? तो फाइलेरिया होता है क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा। क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फाइलेरिया वेक्टर रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीशमैनियासिस किस वेक्टर द्वारा फैलता है?
तो ये फैलता है सैंड फ्लाई। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से पता है तो आप करेक्ट आंसर देखने से पहले भी कमेंट कर सकते हैं कि इसका आंसर ये होगा, ठीक है। और क्वेश्चन का लेवल आपको किस तरह से लग रहा है आप हमको कमेंट करके बताइएगा। और हालांकि जब आप लास्ट तक देखेंगे तब तो आप एनालिसिस कर पाइएगा कि ये जो हमने टोटल क्वेश्चन दिए हैं ये किस लेवल के क्वेश्चन है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीका वायरस मुख्य रूप से किसके द्वारा फैलता है? तो ये फैलता है दोस्तों एडीज मच्छर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंगू बुखार का सबसे प्रमुख लक्षण क्या होता है? गले में सूजन, तेज सिर दर्द और जोड़ों में दर्द, त्वचा का लाल होना या गर्दन में अकड़न? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेज सिर दर्द और जोड़ों में दर्द। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मलेरिया के लक्षण कितने दिनों के भीतर प्रकट होते हैं? 1 से 2 दिन, 7 से 30 दिन, 40 से 50 दिन या 2 महीने में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 से 30 दिन। 7 से 30 दिन के अंदर मलेरिया के जो लक्षण है वो दिखने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापानी इंसेफ्लाइट्स किसके द्वारा फैलता है? जो जापानीज इंसेफ्लाइट्स है ये किसके द्वारा फैलता है? ये भी एक रोग है, तो किसके द्वारा फैलता है? क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फैलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेस्ट नाइल वायरस किसके द्वारा फैलता है? तो ये फैलता है मच्छर के काटने से, मच्छर से संबंधित है वेस्ट नाइल वायरस। नेक्स्ट, चिकुनगुनिया वायरस किस प्रकार का वायरस है? फ्लेवी वायरस, टोगो वायरस, पिकारनो वायरस या रैब्डो वायरस? तो दोस्तों चिकुनगुनिया जो है, अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और अगर नहीं पता तो देख लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा टोगो वायरस। जो चिकुनगुनिया है वो टोगो वायरस के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, वेक्टर जनित रोगों को नियंत्रित करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? तो इसका सबसे प्रभावी तरीका है मच्छरों के प्रजनन स्थलों को नष्ट करना। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइफाइड का टीका कौन सा है? बीसीजी, ओरल पोलियो वैक्सीन, टीएबी वैक्सीन या एमएमआर वैक्सीन? अब बताइए कि टाइफाइड का टीका कौन सा है इसमें से? बहुत सारे टीके आप पढ़े होंगे ना, तो टाइफाइड का टीका कौन सा है? बिल्कुल सही, टीएबी वैक्सीन। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेक्टर जनित रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? तो बैक्टीरिया के कारण होता है दोस्तों प्लेग। ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों जो आपको आंसर देना है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर देना है। कुछ लोग क्वेश्चन को समझे बिना ही कह देते हैं कि ये आपका ऑप्शन गलत है, ये यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे भाई पहले आप एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो तो सही कि क्वेश्चन में लिखा क्या है। भले ही उसका ऑप्शन कुछ और हो, लेकिन क्वेश्चन में जो पूछा गया है और जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। आप कितना जानते हैं ये मायने नहीं रखता है, आपको उसके क्वेश्चन के हिसाब से आंसर देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइलेरिया रोग में कौन सा परजीवी जिम्मेदार होता है? तो फाइलेरिया रोग में, अब देखिए यहाँ पे हम सिर्फ करेक्ट ऑप्शन ही पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ आप पूरे ऑप्शन पढ़ें, क्योंकि अगर आप पूरे ऑप्शन यहाँ नहीं पढ़ेंगे, तैयारी के दौरान अगर आप पूरे ऑप्शन नहीं पढ़ते हैं और एग्ज़ाम के दौरान जब पूरे ऑप्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको डाउट होगा, है ना। तो डाउट ना हो इसके लिए तैयारी के समय ही आप पूरे ऑप्शन पढ़िए और इसके बाद फिर आंसर दीजिए। तो यहाँ पे हम चूँकि करेक्ट ऑप्शन पढ़ रहे हैं, ज़्यादा टाइम हो जाएगा अगर हम पूरे ऑप्शन पढ़ेंगे तो। वैसे भी हमारे जो व्यूअर हैं, बहुत सारे व्यूअर कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा भाषण देते हैं, तो भाषण हम दोस्तों फालतू में नहीं देते, आप लोगों की भलाई के लिए ही देते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप जो भी तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे से करें, आपकी भलाई के लिए ही बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी। फाइलेरिया रोग जो है, तो ये फाइलेरिया रोग के लिए जो परजीवी जिम्मेदार है तो वो है वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया के उपचार में कौन सी दवा सबसे अधिक उपयोग की जाती है? तो ये की जाती है दोस्तों क्लोरोक्विन। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, डेंगू का कौन सा रूप सबसे गंभीर होता है? तो ये होता है डेंगू शॉक सिंड्रोम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन ऐसे दिए हैं
कि डाउट वाले ऑप्शन है। अगर आप तुक्का मारना चाहें तो तुक्का नहीं लगेगा, तुक्का लगेगा तो गलत ही लगेगा। कुछ में ना कहें कि आपका तुक्का सही हो जाएगा, लेकिन अगर आप डीप लेवल में तैयारी नहीं की है तो तुक्का तो आपका सही नहीं होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक स्वास्थ्य विकार है? मधुमेह, अवसाद और उच्च रक्तचाप या अस्थमा? तो दोस्तों जो मानसिक स्वास्थ्य है उसको कहते हैं, जो मानसिक स्वास्थ्य विकार है वो है अवसाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कीजोफ्रेनिया किस प्रकार का मानसिक विकार है? तो यह है मनोविकृत। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बाइपोलर डिसऑर्डर में क्या विशेषता होती है? तो ये विशेषता होती है उन्माद और अवसाद का उतार चढ़ाव। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीटीएसडी का पूरा नाम क्या है? जो पीटीएसडी है इसका पूरा नाम क्या है? पोस्ट ट्रांसमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ये फुल फॉर्म आपको याद रखना है, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, एडीएचडी किस आयु वर्ग में अधिक पाया जाता है? तो ये पाया जाता है बच्चों में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसको शॉर्ट में ओसीडी कहते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में मुख्य रूप से क्या होता है? तो ये होता है अनियंत्रित विचार और दोहराव वाली हरकतें। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानसिक स्वास्थ्य में सीबीटी का क्या अर्थ है? तो सीबीटी का अर्थ है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिप्रेशन के इलाज के लिए आमतौर पर कौन सी दवा दी जाती है? तो ये दी जाती है एंटी डिप्रेसेंट्स। ऑप्शन नंबर बी, एंटी डिप्रेसेंट्स। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्किज़ोफ्रेनिया के इलाज के लिए कौन सी दवा सबसे ज़्यादा उपयोग की जाती है? तो ये की जाती है दोस्तों एंटीप्साइकोटिक्स। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है? तो ये करता है सेरोटोनिन। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर, 7 अप्रैल, 1 दिसंबर या 5 जून? तो दोस्तों मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता दिवस मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, डोपामाइन हाइपोथिसिस मुख्य रूप से किस मानसिक विकार से जुड़ी हुई है? तो ये जुड़ी हुई है स्किज़ोफ्रेनिया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि इसके पहले अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तब तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे इसमें, लेकिन अगर आप इसके पहले इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं तो बताइएगा कि क्या आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में अच्छा लग रहा है ना, और क्या इनका आंसर आप आसानी से दे पा रहे हैं? आप हमको कमेंट करके बताइएगा। और क्वेश्चन का लेवल आप ज़रूर बताइएगा कि आपके हिसाब से ये क्वेश्चन है या नहीं है, क्योंकि हमने जो उठाया है तो एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हमको यहाँ पे हमने कलेक्ट किया है, ठीक है। लेकिन आप हमको कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि जब आप लोग कमेंट करते हैं तो हमको लगता है कि हाँ और अच्छे से कंटेंट देना चाहिए, या कि आप लोगों के कमेंट से हमको मोटिवेशन मिलता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, बाइपोलर डिसऑर्डर में रैपिड साइक्लिंग का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है दोस्तों कि एक वर्ष में कम से कम 4 मूड एपिसोड होना। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर DID, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर के लक्षणों में क्या प्रमुख रूप से पाया जाता है? तो ये पाया जाता है एक से अधिक व्यक्तित्व। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरियल किलर्स में आमतौर पर कौन सा व्यक्तित्व विकार पाया जाता है? तो ये पाया जाता है एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हेबेफ्रेनिक स्किज़ोफ्रेनिया का दूसरा नाम क्या है? हेबेफ्रेनिक स्किज़ोफ्रेनिया का दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है डिसऑर्गेनाइज्ड स्किज़ोफ्रेनिया। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, मनोसामाजिक तनाव संवेदनशीलता मॉडल किस विकार के लिए सबसे उपयुक्त है?
तो ये है स्किज़ोफ्रेनिया के लिए। अब देखिए स्किज़ोफ्रेनिया जो शब्द है ना, इसको आप समझ लीजिएगा कि ये मनोसामाजिक तनाव से संबंधित है, ठीक है, जो मन स्थिति की विकार होते हैं उससे संबंधित है, साइकोलॉजिकल जो डिफेक्ट होते हैं उससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा मस्तिष्क क्षेत्र अल्जाइमर रोग से सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो ये होता है दोस्तों हिप्पोकैम्पस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी के लिए बीमा प्रदान करना, गरीबों के लिए रोजगार सुनिश्चित करना, सभी नागरिकों के लिए बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना या किसानों को सब्सिडी देना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी नागरिकों के लिए बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना। दोस्तों हम इसमें हर टाइप के क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, कोई ये नहीं है कि हमने सिर्फ एक ही खंड को उठाया है, हर चैप्टर से हमने यहाँ पे क्वेश्चन जो है तो कलेक्ट किए हैं। इसीलिए हम आपको बार बार बोलते हैं कि आप वीडियो में कंप्लीट बने रहिएगा, कंप्लीट वीडियो देखिएगा, ठीक है। और अगर आपको लगता है दोस्तों कि हम पका रहे हैं तो प्लीज़ आप वीडियो छोड़ के जा भी सकते हैं, ठीक है। अगर आप अपनी भलाई के लिए नहीं इतना देख सकते हैं तो फिर हम उसमें कर भी क्या सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है तो फिर प्लीज़ वीडियो कंटिन्यू देखिएगा और पूरी वीडियो देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेक इन इंडिया योजना किस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी निर्माण और विनिर्माण के लिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है स्टैंड अप इंडिया योजना मुख्य रूप से किस वर्ग के लिए शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है महिला और अनुसूचित जाति जनजाति उद्यमियों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुकन्या समृद्धि योजना का मुख्य लाभार्थी कौन होता है? तो ये होता है 10 साल से कम उम्र की बालिकाएं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिजिटल इंडिया अभियान का उद्देश्य क्या है? तो इसका अब देखिए डिजिटल इंडिया अभियान का उद्देश्य अगर आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि इसके तो सभी ऑप्शन एक ही जैसे हैं और सभी इसका राइट आंसर हो सकता है, लेकिन नहीं। अगर आपको ऑप्शन पढ़ने हैं तो वीडियो पॉज करके पहले इसका ऑप्शन पढ़िए तो आपको लगेगा कि अब इसका राइट आंसर हमको क्या देना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें भी आपको राइट आंसर देना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पूरे भारत को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना। बाकी जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं ये भी डिजिटल इंडिया से संबंधित है, जैसे सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन करना, शहरी क्षेत्रों में डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराना, व्यापार के लिए डिजिटल लेन देन बढ़ाना, ये भी सब डिजिटल इंडिया के ही पार्ट हैं। लेकिन जो डिजिटल इंडिया का उद्देश्य था वो उद्देश्य क्या है कि पूरे भारत को डिजिटलीकरण करना, डिजिटली रूप से उसको सशक्त बनाना। नेक्स्ट है स्टार्टअप इंडिया योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी 2016 में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कितने प्रकार के ऋण दिए जाते हैं? तो ये दिए जाते हैं 3 प्रकार के, और वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? शिशु, किशोर और तरुण। जो शिशु अवस्था होती है तो उसमें जो ऋण दिया जाता है वो 50,000 रुपये तक के ऋण दिए जाते हैं। किशोर वालों को 50,000 रुपये से अधिक और 5 लाख रुपए तक के ऋण मिलते हैं, 50,000 से लेकर 5 लाख तक के। और जो तरुण है उसके लिए दिए जाते हैं 5 लाख से अधिक और 10 लाख रुपए तक, 5 लाख से 10 लाख के बीच में। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है ई नाम पोर्टल किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये संबंधित है कृषि विपणन से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सौर मिशन का लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है भारत को अक्षय ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुसुम योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? अब ये कुसुम योजना जो है, अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 4 ऑप्शन, इसमें से कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे राइट आंसर अगर आपको पता है तो वीडियो पॉज करके और क्वेश्चन नंबर के साथ में इसका राइट आंसर दीजिएगा, और यदि नहीं पता है तो देख लीजिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा और किसानों को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम किस मंत्रालय के तहत आता है? तो ये आता है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नाबार्ड मुख्य रूप से किस क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करता है? तो ये करता है दोस्तों ग्रामीण विकास और कृषि को, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है स्वनिधि योजना का उद्देश्य क्या है?
तो इसका उद्देश्य है स्ट्रीट वेंडर्स को किफ़ायती कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करना। नेक्स्ट है भारत नेट परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है सभी पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ना। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क किस मिशन का हिस्सा है? मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया या आत्मनिर्भर भारत। तो राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क किसका मिशन है, किस मिशन का हिस्सा है? तो यह है डिजिटल इंडिया का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभार्थी परिवारों की पात्रता किस जनगणना डेटा पर आधारित है? तो ये है 2011 की जनगणना के अनुसार। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है जल शक्ति मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है जल संरक्षण और जल पुनर्भरण को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को सबसे पहले कब लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च किया गया था 2016 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कुल कितनी आर्थिक पैकेज राशि की घोषणा की गई है? तो ये की गई है 20 लाख करोड़। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसको लागू किया गया था दोस्तों 2004 में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है स्टार्टअप इंडिया योजना के तहत पात्र स्टार्टअप्स को कितने वर्षों तक टैक्स छूट दी जाती है? तो ये दी जाती है 3 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, नमामि गंगे योजना किस प्रकार की योजना है? तो ये है नदी पुनर्जीवन। ठीक है, नदी पुनर्जीवन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा नेतृत्व मॉडल नेताओं का जन्म होता है? कौन सा नेतृत्व मॉडल नेताओं का जन्म होता है बनाए नहीं जाते की धारणा पर आधारित है? कोई एक नेतृत्व मॉडल है, लीडरशिप मॉडल है, जो ये मानता है कि नेताओं का जन्म होता है बनाए नहीं जाते। तो ये कौन सी धारणा पर आधारित है? गुण सिद्धांत, व्यवहार सिद्धांत, परिस्थितिजन्य सिद्धांत या रूपांतरणात्मक सिद्धांत? तो इसका राइट आंसर है गुण सिद्धांत, ट्रेट थ्योरी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है नेता का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होना चाहिए? अब देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन आ रहे हैं ये पूरे प्रबंध वाले आ रहे हैं, ठीक है ना, सामान्य प्रबंधन वाले क्वेश्चन हैं। ठीक, तो यहाँ पे नेता का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होना चाहिए? प्रभावी संवाद। ठीक है, प्रभावी संवाद, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है कौन सा नेतृत्व शैली अधीनस्थों को प्रेरित करके उनके साथ सहयोग करके और उनके विचारों को सम्मिलित करके कार्य करती है? तो ये करती है दोस्तों लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है परिस्थिति नेतृत्व सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक कौन है? तो ये हैं पॉल हर्शी और केन ब्लैंचर्ड। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है सर्वेंट लीडरशिप का मूल विचार क्या है? तो इसका मूल विचार है नेता को सबसे पहले अपने अनुयायियों की सेवा करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है नेता के प्रभाव को बढ़ाने के लिए सबसे आवश्यक तत्व कौन सा है? तो ये है करिश्मा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, लीडरशिप ग्रिड सिद्धांत के अनुसार सबसे प्रभावी नेतृत्व शैली कौन सी होती है? तो ये होती है उच्च कार्य और उच्च लोगों केंद्रित। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। मैनेजमेंट इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस, इस कथन का क्या तात्पर्य है? ये जो स्टेटमेंट इंग्लिश में दिया है इसका क्या अर्थ है? अगर इसका अर्थ आप निकाल सकते हैं तो आप हमको कमेंट करिएगा, और अगर नहीं निकाल पाते तो देख लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रबंधन में वैज्ञानिक पद्धतियाँ और रचनात्मक निर्णय दोनों शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है प्रबंधन को किसने दूसरों के माध्यम से काम करवाना के रूप में परिभाषित किया है? प्रबंधन को किसने ये परिभाषित किया है कि दूसरों के माध्यम से काम करवाना? तो ये परिभाषित किया है मैरी पार्कर फोलेट ने। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है प्रबंधन किस प्रकार से निर्णय लेने की प्रक्रिया में रहता है? तो ये रहता है समस्या का विश्लेषण कर तर्कसंगत और प्रभावी निर्णय लेने में मदद करता है।
नेक्स्ट, हेनरी फियोल ने कितने प्रबंधन सिद्धांत दिए थे? तो इन्होंने दिए थे 14, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, यूनिटी ऑफ कमांड का क्या अर्थ है? तो यूनिटी ऑफ कमांड का अर्थ है एक कर्मचारी को एक ही वरिष्ठ से आदेश मिलना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अब टोटल आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने गलत हुए, और अगर हमसे कहीं भी किसी क्वेश्चन में किसी ऑप्शन में मिस्टेक हो गया है तो आप वो भी हमको कमेंट करके बताइएगा। और बाकी जो वीडियो हैं, बाकी जो हमने चैप्टर बाय चैप्टर बनाया है, उन सब की वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या कि आप हमारे चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम में डायरेक्ट जा करके भी और देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का पहला चरण कौन सा होता है? समाधान लागू करना, समस्या की पहचान करना, वैकल्पिक समाधान तलाशना, या निर्णय की समीक्षा करना। तो दोस्तों डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का जो पहला चरण है वो है समस्या की पहचान करना, क्योंकि जब तक आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो कोई भी डिसीजन कैसे ले सकते हैं, है ना। ये इसलिए समस्या की पहचान करना डिसीजन मेकिंग का फर्स्ट स्टेप होता है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव की अवधारणा किसने दी थी? तो ये दी थी पीटर ड्रकर ने, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है सिक्स सिग्मा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है व्यावसायिक प्रक्रियाओं में सुधार कर त्रुटियों को न्यूनतम करना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंटिंजेंसी थ्योरी मैनेजमेंट। कंटिंजेंसी थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट के अनुसार एक प्रभावी प्रबंधक का कार्य किस पर निर्भर करता है? ये निर्भर करता है परिस्थितियों के अनुसार बदलने वाली रणनीतियों पर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी के प्रमुख प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे हेनरी फियोल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कौन सा प्रबंधन सिद्धांत यह कहता है कि संगठन को एक खुली प्रणाली के रूप में देखा जाना चाहिए? तो ये कहता है दोस्तों सिस्टम थ्योरी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है SWOT शॉर्ट। SWOT एनालिसिस में ओ किसे दर्शाता है? ऑब्लिगेशंस, अपॉर्चुनिटीज, ऑपरेशंस, या ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये ओ का जो फुल फॉर्म है यहाँ पे, तो इसका हो जाएगा अपॉर्चुनिटी, अवसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौकरशाही प्रबंध सिद्धांत के अनुसार संगठन में किसी चीज़ का अधिक महत्व होता है? नौकरशाही प्रबंध सिद्धांत के अनुसार संगठन में किस चीज़ का अधिक महत्व होता है? तो ये होता है कठोर नियम और प्रक्रियाएं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कौन सा आहार पैटर्न हृदय रोगों के जोखिम को कम करने में सहायक होता है? तो ये होता है भूमध्य सागर आहार, भूमध्य सागरीय आहार, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है सीलिएक रोग से पीड़ित व्यक्ति को किस पदार्थ से बचना चाहिए? तो उसे बचना चाहिए ग्लूटेन से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट न्यूट्रीजेनोमिक्स किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है पोषण और अनुवांशिकी से, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरमिटेंट फास्टिंग का सबसे बड़ा लाभ क्या माना जाता है? तो ये माना जाता है चयापचय दर को बढ़ाकर वजन घटाने में मदद करना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस किस प्रक्रिया को संदर्भित करता है? तो ये करता है नॉन कार्बोहाइड्रेट स्रोतों से ग्लूकोज का संश्लेषण, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट शरीर में ऊर्जा भंडारण का प्राथमिक रूप क्या होता है? तो ये होता है वसा ऊतक, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा खाद्य पदार्थ कंप्लीट प्रोटीन स्रोत माना जाता है? तो ये माना जाता है अंडा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनोसोडियम ग्लूटामेट का उपयोग खाद्य उपयोग में क्यों किया जाता है? तो ये क्यों किया जाता है? भोजन में उमामी स्वाद बढ़ाने के लिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कीटोजेनिक आहार में किस पोषक तत्व का सेवन सबसे
किस पोषक तत्व का सेवन उच्च मात्रा में किया जाता है? जो कीटोजेनिक आहार है, तो किस पोषक तत्व का सेवन अधिक मात्रा में किया जाता है? तो ये किया जाता है वसा का, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीलिएक रोग के मरीजों को कौन से खाद्य पदार्थ से बचना चाहिए? तो यहाँ पे उनको बचना चाहिए गेहूं और जौ खाने से, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंटरमिटेंट फास्टिंग से जुड़े वैज्ञानिक शोध के अनुसार यह किस हार्मोन को नियंत्रित करने में मदद करता है? तो ये करता है इंसुलिन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, बायो अवेलेबिलिटी का क्या अर्थ है? तो बायो अवेलेबिलिटी का अर्थ है किसी पोषक तत्व के अवशोषण और उपयोग की क्षमता, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीटा ऑक्सीडेशन किस प्रक्रिया से संबंधित है? तो ये संबंधित है वसा अम्ल अपचय, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, कोरी साइकिल शरीर में किस स्थिति में सक्रिय होता है? तो ये होता है तीव्र व्यायाम के दौरान लैक्टिक एसिड संचय, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों अगर आपको किसी भी ऑप्शन में या किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिएगा, है ना। जिसमें भी डाउट होगा आप डाउट होकर पेपर देने मत जाइएगा। और एग्ज़ाम जिनका अभी नहीं हुआ है तो वो सभी कोई इस वीडियो को देखें, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जितने भी यूट्यूबर हैं वो सब क्या करते हैं कि वो एक संभावित क्वेश्चन लेके आते हैं प्रीवियस एक्सपीरियंस के आधार पर, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि जितना वो तैयारी करवाते हैं या कि जितना आप पढ़ते हैं वो पूरा आ ही जाए, ठीक। वो तो हम तैयारी इसलिए करवाते हैं कि जो मैक्सिमम क्वेश्चन है जिस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं ऐसे ही टॉपिक को कवर कराते हैं, तो आपको थोड़ा एग्ज़ाम देने में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन सा विटामिन शरीर में कोएंजाइम ए के संश्लेषण में सहायक होता है? तो ये होता है विटामिन B5, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, विल्सन रोग किस खनिज की अधिकता से होता है? तो ये होता है कॉपर खनिज की अधिकता के कारण विल्सन रोग होता है। अगर मान लीजिए कि आपके एग्जाम में कॉपर नहीं तांबा लिखा है ना, तो यहाँ पे फिर तांबा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में, ठीक। नेक्स्ट है, इंट्रिंसिक फैक्टर किस पोषक तत्व के अवशोषण के लिए आवश्यक है? तो ये है विटामिन B12, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, पॉलीफेनॉल मुख्य रूप से किसमें पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं दोस्तों फल और सब्जियां, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेजिस्टेंट स्टार्च शरीर में कौन से कैसे कार्य करता है? रेजिस्टेंट स्टार्च जो है तो शरीर में कैसे कार्य करता है? तो ये कार्य करता है कि यह धीरे पचता है और स्रोतों में फाइबर की तरह कार्य करता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिएटिन फास्फेट सिस्टम किस खेल प्रदर्शन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? तो ये है भारोत्तोलन और स्प्रिंटिंग के लिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, हर्ड इम्यूनिटी किस स्थिति में प्राप्त की जाती है? तो ये प्राप्त की जाती है जब जनसंख्या का बड़ा भाग प्रतिरक्षित हो, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, कौन सा रोग WHO द्वारा समाप्ति की घोषणा किया गया है? किस रोग को समाप्ति के लिए? तो सबको पता होगा चेचक, जो स्मॉल पॉक्स होता है ना। तो WHO द्वारा इसको समाप्त करने की घोषणा कर दिया गया है। नेक्स्ट है, कौन सा संक्रामक रोग बैक्टीरिया द्वारा नहीं बल्कि वायरस द्वारा फैलता है? तो ये है हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम किस बीमारी को नियंत्रित करने के लिए शुरू किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों मलेरिया और डेंगू, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, ऐसा ये 105 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि कौन सा कानून स्वास्थ्य सेवा का अधिकार सुनिश्चित करता है? तो ये करता है आयुष्मान भारत योजना 2018, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, कोविड-19 महामारी के दौरान WHO द्वारा घोषित आपातकालीन सूची में शामिल पहली वैक्सीन कौन सी थी? तो ये थी फाइजर बायोएनटेक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, एपिजेनिक संशोधन का किस रोग की रोकथाम में अध्ययन किया जाता है? तो
तो ये किया जाता है कैंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है mRNA वैक्सीन टेक्नोलॉजी का मुख्य लाभ क्या है? तो इसका मुख्य लाभ है इसे पारंपरिक टीकों की तुलना में तेज़ी से विकसित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है डिजीज एक्स शब्द का उपयोग किस संदर्भ में किया जाता है? तो जब एक अज्ञात भविष्य की महामारी का प्रतिनिधित्व करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जूनोटिक स्किल ओवर का क्या तात्पर्य है? तो जूनोटिक स्किल ओवर का जो तात्पर्य है वो है ऑप्शन नंबर बी, जब कोई वायरस पशुओं से मनुष्यों में स्थानांतरित हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय हरित अधिकरण। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 2010 में। नेक्स्ट है पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है उसे हर्जाना देता होता है, उसे हर्जाना देना होता है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। और ये कौन से सिद्धांत की बात कर रहा है? पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में पर्यावरण से संबंधित पहला अधिनियम कौन सा था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, या कि जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981, या वन संरक्षण अधिनियम 1990। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करना। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था सतत विकास की अवधारणा को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में सबसे अधिक भूजल दोहन किस क्षेत्र में होता है? तो ये होता है दोस्तों पंजाब और हरियाणा में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत सरकार द्वारा घोषित पंचामृत रणनीति में कौन सा लक्ष्य शामिल नहीं है? तो इसमें लक्ष्य जो शामिल नहीं है दोस्तों वो है 2025 तक सभी पेट्रोल और डीजल वाहनों को प्रतिबंधित करना। ये क्या है कि पंचामृत रणनीति जो घोषित की गई थी उससे ये बाहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिस एग्रीमेंट 2015 का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसका मुख्य लक्ष्य है वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 सेल्सियस सेंटीग्रेड के नीचे रखना। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इंटरनेशनल सोलर एलियंस की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 2015 में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट राष्ट्रीय वन नीति 1988 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है कुल भौगोलिक क्षेत्रों का 33% वनाच्छादित करना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय जल मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय जल मिशन का जो मुख्य उद्देश्य है वो है जल संसाधनों का कुशल उपयोग और सुनिश्चित करना। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है जल शक्ति अभियान किस पर केंद्रित है? तो ये केंद्रित है सतही और भूजल पुनर्भरण। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट जलवायु परिवर्तन से संबंधित अंतर सरकारी पैनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1988 में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट ब्लू कार्बन शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है कि समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा संग्रहित कार्बन। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लीड सर्टिफिकेशन का संबंध किससे है? तो ये है दोस्तों सतत ग्रीन बिल्डिंग डिजाइन। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है ऐसी जैव विविधता लक्ष्य किसके अंतर्गत आते हैं? ऐची जैव विविधता लक्ष्य है तो किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं जैव विविधता पर अंतर्राष्ट्रीय संधि। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 दिसंबर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा
किस वर्ष अपनाई गई थी? तो ये अपनाई गई थी 1948 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाए। अच्छा, यहाँ पे इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, 1948। हमने धोखे से सी बोल दिया था। ये जो सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा है तो ये 1948 में अपनाई गई थी। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1993 में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो ये हैं 30। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू क्या है? तो ये है मानवाधिकार के हनन के मामलों की सुरक्षा प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संगठन विश्व स्तर पर मानवाधिकारों की निगरानी करता है? तो ये है एमनेस्टी इंटरनेशनल। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 1989 में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत हुई है? तो ये हुई है अनुच्छेद 338 और 338 ए। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडल आयोग की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की सिफारिश करना। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता युद्ध के दौरान मानवाधिकारों की रक्षा से संबंधित है? तो ये है जिनेवा कन्वेंशन। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की स्थापना को किस अनुच्छेद के तहत संरक्षण दिया गया है? तो ये दिया गया है अनुच्छेद 30 के अनुसार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदिर प्रवेश आंदोलन का संबंध किस सामाजिक सुधारक से है? तो ये है बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की संवैधानिक स्थिति कब दी गई थी? तो ये दी गई है 2018 में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, महिला आरक्षण विधेयक भारतीय संसद में पहली बार कब पेश किया गया था? तो ये पेश किया गया था 1996 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक प्रबंधन का पिता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक प्रबंधन का जो पिता है उसे कहते हैं पीटर ड्रकर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, प्रबंधन का प्रमुख उद्देश्य संगठनों के संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है हेनरी फियोल का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए प्रबंधन कार्यों में से कौन सा प्राथमिक कार्य है? तो इसका प्राथमिक कार्य है योजना बनाना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रबंधन में POS DCORS का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ जो है दोस्तों वो है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग और बजटिंग। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा सामरिक प्रबंधन का एक प्रमुख तत्व तो नहीं है? तो यह है लागत नियंत्रण। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, किस स्तर के प्रबंधक रणनीतिक योजना पर कार्य करते हैं? तो ये करते हैं टॉप लेवल प्रबंधक। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालिकाना अधिकार और प्रबंधन का पृथक्करण किस प्रबंधन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है? तो ये है सार्वजनिक निगम। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीन प्रबंधन किसके द्वारा विकसित किया गया था? ये जो विकसित किया गया था लीन प्रबंधन, तो ये टोयोटा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वप्रबंधित टीमें किस प्रकार की संगठनात्मक संरचना में सबसे अधिक पाई जाती है? तो ये पाई जाती है चपटी संगठनात्मक संरचना, जिसको फ्लैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहते हैं। नेक्स्ट है,
डिजिटल परिवर्तन का प्रबंधन में मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इस तरह से हमने टोटल आपको 150 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि आपके टोटल कितने सही हुए, कितने गलत हुए। और थैंक्स फॉर वाचिंग हमारी ये कंप्लीट वीडियो देखने के लिए। और ऐसे ही डे बाय डे आप वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रख लीजिए और वीडियो को देखिए। और वीडियो देखने के बाद एक अपने विचार जो हैं तो कमेंट के रूप में हमें पास करिए, ताकि हम भी जानें कि आपको हमारी वीडियो देख के कैसा लगता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। और आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से जाइए, एग्ज़ाम देने जाइए और अच्छा नंबर लेके आइए, मेरिट लिस्ट में आइए। ठीक है, और आप हर वीडियो को कंप्लीट देखिए और जानकारी गेन करिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।